हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। ये है आपकी बुक का 106 नंबर पेज। इस क्लास में आप सीखोगे कि स्त्रियों की समानता के लिए कौन कौन से संघर्ष किए गए और किन समाज सुधारकों ने क्या क्या कार्य किए। तो यहीं से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होती है। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जो शारीरिक अंतर है उसके कारण ही ये कहा जाता है कि ये जो असमानता है ये प्रकृति की देन है, यानी कि वो कुदरती रूप से असमान है। किंतु असल में सच्चाई ये नहीं है। पुरुषों और स्त्रियों के बीच में असमानताएं जो हैं वो प्राकृतिक नहीं हैं, कुदरत की रूप से नहीं है, बल्कि जो उनके बीच में असमानता का व्यवहार किया जाता है महिलाओं के साथ वो सामाजिक है। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते कि वो जो प्रकृति के द्वारा उन्हें पुरुषों से अलग बनाया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी जैविक कारण, कोई भी ऐसा कारण दिखाई नहीं देता है जिससे कि ये स्पष्ट हो कि जितने भी शक्ति संपन्न, जितनी भी पावरफुल पोस्टें हैं उस पर स्त्रियों की संख्या कम क्यों है। ना ही प्रकृति के पास यानी कुदरत के पास भी इसका कोई स्पष्ट प्रश्न है। स्त्रियां जो हैं उनको पारिवारिक संपत्ति में बहुत ही छोटा हिस्सा मिलता है या कई बार नहीं मिलता है। तो इस सब का कारण क्या है, ये सब कारण अलग हैं। इसका कारण क्या बोला जाता है कि वो पुरुषों से अलग हैं और उनके इस प्रकार उनको असमानता का उनके साथ तर्क दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि यदि स्त्रियां परिवारों की मुखिया बनने के काबिल नहीं हैं, अयोग्य हैं, तो फिर जो मातृवंशीय परिवार हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मातृवंशीय परिवार हैं, जैसे कि केरल में नायर समाज है और मेघालय में खासी समाज है जो कि मातृवंशीय परिवार है, जहाँ पर सारी सत्ता माता के हाथ में होती है, वे भी तो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसी तरह से अफ्रीका में भी कुछ समाज है जहाँ स्त्रियां किसानों और व्यापारियों की तरह सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। तो एक तरह से ये असमानता का जो व्यवहार है वो किसके आधार पर किया जाता है, लिंग के आधार पर। जिस प्रकार जाति के आधार पर भेदभाव होता है, वर्ग के आधार पर भेदभाव होता है, उसी तरह लिंग के आधार पर भी सामाजिक विषमता और असमानता, बहिष्कार, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए समाज सुधारकों ने क्या योगदान दिया। स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी में ही उठ खड़ा हुआ था और ये इनकी स्थिति को सुधारने के लिए किसने सबसे ज़्यादा कार्य किया? मध्य वर्गीय सामाजिक सुधारकों ने। जो मध्य वर्गीय सामाजिक सुधारक थे वो कौन थे? वो जो सुधारक थे वो वही सुधारक थे जो कि जिन्होंने अपने समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न किए। और इनको मध्य वर्गीय ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वे लोग थे जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की। मध्य वर्गीय वे लोग जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त की थी, पश्चिमी शिक्षा। इन्होंने आधुनिक पश्चिम के, जो उस समय आधुनिक मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो उनके लोकतांत्रिक आदर्श थे, उनको भी स्वीकार किया और साथ में ही अपने अतीत के लोकतांत्रिक परंपराओं को भी इन्होंने अपने साथ रखा, उन पर भी गौरव महसूस किया। ये लोग आधुनिक पश्चिमी लोकतंत्र को भी मानते थे और अतीत के लोकतांत्रिक परंपराओं को भी मानते थे। तो यही लोग जो थे वो मध्य वर्गीय समाज सुधारक कहलाए। कौन से थे? उदाहरण है कि जैसे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती विरोध अभियान चलाया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो थे वो थे राणा डे। राणा डे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फुले, जिन्होंने जातीय और लैंगिक अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और सर सैयद अहमद खान, इन्होंने इस्लाम में सामाजिक सुधारों में आंदोलनों का
नेतृत्व किया। समाज में जो समाज, धर्म और स्त्रियां, इनकी स्थिति को सुधारने के लिए राजा राम मोहन राय जो थे वो प्रारंभिक सबसे पहले बिंदु कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ये कार्य आरंभ किया। उन्होंने 1828 में जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए प्रयत्न किए और ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। सती प्रथा का विरोध जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सती प्रथा का जो मुद्दा है वो स्त्रियों से संबंधित सबसे पहला मुद्दा था। राजा राम मोहन राय भी जो थे वो पाश्चात्य तर्क संगति यानी कि वेस्टर्न जो उनकी सोच थी उसको विश्वास करते थे और साथ में वो भारतीय परंपराओं को भी मानते थे, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य संस्कृति और पारंपरिक परंपराओं का जो उनका दोनों का मिश्रण था उसको वो मानते थे। सती प्रथा का विरोध जो था वो मानवतावादी था, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत और हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया गया था। दूसरा मुद्दा है कि जो हिंदुओं की ऊंची जातियों में विधवाओं थी उनके साथ बहुत ही निंदनीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। राणा डे जो थे उन्होंने जो बिशप जोसेफ बटलर, ये विद्वान थे, इनके लेखकों का इन्होंने जो अध्ययन किया और उन्हीं लेखों को इन्होंने प्रयोग किया। जो बिशप जोसेफ बटलर हैं, इनकी फेमस कृति कौन सी है? एनालॉजी ऑफ रिलीजन और 3 सर्मन्स ऑन ह्यूमन नेचर, जो 1860 के दशक में इन्हीं किताबों को मुंबई के विश्वविद्यालय के सिलेबस में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था। एम.जी. राणा डे ने भी पुस्तकें लिखी, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज, वैदिक अथॉरिटीज फॉर द विडो मैरिज। ये इनकी पुस्तकें थी जिन्होंने विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति के ऊपर विवेचना दी कि विधवा जो विवाह है उसमें शास्त्रों में भी स्वीकृति दी गई है। राणा डे और राममोहन जो थे ये दोनों ऊंची जातियों और मध्य वर्ग से संबंधित थे। एक अन्य व्यक्ति भी थे जो कि अपवर्जित जाति यानी कि निम्न जाति के सुधारक थे, वो थे ज्योतिबा फुले। इन्होंने जातीय और लैंगिक दोनों प्रकार के भेदभाव के लिए आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का जो था स्थापना की। सत्यशोधक समाज का अर्थात सत्य की तरफ जाना। फुले ने सर्वप्रथम जो ये थे ज्योतिबा फुले, इन्होंने सबसे पहले स्त्रियों और अछूतों की सहायता के लिए प्रयत्न किया और सत्य की खोज पर बल दिया। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कि मुस्लिम समाज की सुधार के लिए प्रयत्न किए। उन्होंने लड़कियों को शिक्षित किया जाए इसके ऊपर बल दिया। सर सैयद अहमद खान भी आर्य समाज के दयानंद सरस्वती की तरह महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने कहा कि लड़कियां जो हैं उनको शिक्षित होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग किस्म का पाठ्यचर्या यानी कि अलग तरह का उनका सिलेबस होना चाहिए पढ़ाई के लिए। उन्हें धार्मिक असूलों की शिक्षा दी जानी चाहिए, लड़कियों को घर गृहस्थी की कला सिखानी चाहिए, बच्चों को कैसे किया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो इस तरह से उनके विचार जो थे वो रूढ़िवादी थे। लेकिन असली बात क्या है कि चाहे उनके विचार रूढ़िवादी थे, ये देखने होगा, ये समझना होगा हमें कि जब एक बार स्त्रियों की शिक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई गई, उस आवाज़ को स्वीकार कर लिया गया, तो एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें कि स्त्रियों की शिक्षा का जो था वो उनका सिलेबस या उनके पाठ्यचर्या किसी एक किस्म तक सीमित नहीं रह सकती थी, वो तो आगे बढ़नी ही थी। तो इस तरह से स्त्रियों के शिक्षा के लिए सर सैयद अहमद खान ने भी योगदान दिया। नेक्स्ट है स्त्रियों का योगदान। स्त्रियों की तरफ से क्या योगदान दिया गया?
तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए समाज में कुछ स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जो योगदान सबसे फेमस है वो है कि स्त्रियों के द्वारा, उस समय 2 स्त्रियां ऐसी थी जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी गई। पहली पुस्तक थी स्त्री पुरुष तुलना, और जो कि 1882 में लिखी गई। दूसरी पुस्तक है सुल्ताना's ड्रीम, 1905 में लिखी गई। जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक है वो लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ये महाराष्ट्र की एक गृहिणी थी, यानी हाउसवाइफ, घर पे रहने वाली लेडी, जिसने ये पुस्तक लिखी थी। और इसमें उसने पुरुष प्रधान समाज के द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंड को, यानी कि डबल बिहेवियर जो था, उसके उसने खास विरोध किया था। ये जो स्त्री पुरुष तुलना है ये एक ब्राह्मण विधवा की कहानी है जिसको कि न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता है। और उसका अपराध क्या होता है कि वो अपने नवजात शिशु, अपने पैदा हुए बच्चे की हत्या कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो संतान है वो नाजायज है। तो जिस पुरुष के द्वारा, जिस पुरुष की वो औलाद है, उसे तो दंड नहीं दिया जाता, ना ही उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है, बल्कि उस स्त्री को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो जब स्त्री पुरुष तुलना ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो पूरे समाज में खलबली सी मच गई, यानी कि एक तरह से एक नई सोच के जन्म दिया कि पुरुषों और स्त्रियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जाता है। सेकंड पुस्तक है बेगम रुकैया सखावत हुसैन की तरफ से। बेगम रुकैया सखावत हुसैन जो थी वो एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार से संबंधित थी। उसके पति उदार दृष्टि के थे। उन्होंने अपनी पत्नी को उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी शिक्षा दी। बेगम रुकैया ने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी, सुल्ताना ड्रीम्स, जिसका मतलब है सुल्ताना का सपना। पहले ही इस पुस्तक को लिखने से पहले वो फेमस हो चुकी थी उर्दू और बांग्ला की लेखिका के रूप में। ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि भारत में विज्ञान कथा के आधार का एक नमूना थी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि के आधार से लिखी गई थी। और विश्व भर में कहीं भी किसी महिला लेखिका की ये सबसे पहली कृति थी, सबसे पहली पुस्तक थी। इसमें क्या है कि अपने सपने में सुल्ताना क्या करती है, देखती है कि वो एक जादुई संसार के अंदर चली गई है। इस मुल्क में, जहाँ वो जादुई मुल्क में जाती है, वहाँ पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं और स्त्री के कार्य पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। पुरुष घर के अंदर रहते हैं और पर्दा करके रखते हैं और स्त्रियां बाहर वैज्ञानिक कार्य करती हैं। वो कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं। बादलों को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है और अपनी इच्छा के अनुसार वर्षा करवाती हैं। वो ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं जो आकाश में उड़ती हैं, जिसे कि हवाई कार्य कहा जाता है। इस पुस्तक में मेन क्या था कि पुरुष घर पे रहते थे और सारे स्त्रियों की तरह पर्दे में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। तो इस पुस्तक ने भी स्त्रियों के विचारों को, उनकी भावनाओं को व्यक्त किया कि किस तरह से घर में बंद रहना और क्या फील होता है। तो इस तरह से जो हमारे आंदोलन थे उसमें नारी संगठनों का भी काफ़ी योगदान है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अखिल भारतीय और स्थानीय स्तरों पर कई संगठन उभर कर आए जिसमें औरतों ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, कब हुआ यह अधिवेशन? 1931 में। इसमें उन्होंने, जो कांग्रेस है, उन्होंने भारत के नागरिकों के अधिकारों के बारे में घोषणा की और कांग्रेस ने कहा कि स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो उन्होंने कौन सी घोषणाएं की? सबसे पहली घोषणा जो थी उनकी कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन में की गई थी वो थी कि सभी नागरिक कानून के सामने एक समान होंगे, चाहे वो धर्म के आधार पर नागरिक को देखा जाए, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर। तो इसमें उन्होंने औरतों को भी शामिल किया। बाद में ये संविधान में यही कानून के आगे समानता जो है अनुच्छेद 14 हम देखते हैं।
किसी भी नागरिक को उनके धर्म, जाति, पंथ और लिंग, यानी कि साथ में स्त्रियों को भी शामिल किया, कि अगर उन्हें रोजगार प्राप्त करना होगा, नौकरी के लिए आवेदन करना होगा, तो किसी को भी इनके आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें निर्योग्य यानी कि उन्हें नाकाबिल घोषित नहीं किया जाएगा कि इस वजह से सिर्फ कि वो अलग लिंग के हैं, अलग जाति के हैं, अलग पंथ के हैं, अलग धर्म के हैं। यानी कि स्त्रियों को भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा। मताधिकार का प्रयोग किया गया। सर्वजनीन वयस्क मताधिकार की घोषणा की। हर कोई जो है वो वोट डालेगा। नेक्स्ट था स्त्रियों को वोट डालने का, प्रतिनिधित्व करने का यानी कि नेता बनने का और सार्वजनिक पद पर धारण करने का अधिकार भी दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1970 के दशक में स्त्रियों के मुद्दे फिर से खड़े हुए। उस समय ये मुद्दे क्या थे? सती प्रथा, बाल विवाह, परंपरागत कुरीतियां, विधवाओं के लिए किए गई कोशिशें, उनका बुरा व्यवहार जो है उसको रोकने की कोशिशें, ये सारे मुद्दे थे। तो ये कब उठे? 1970 में। लेकिन साथ में ही आधुनिक मुद्दे भी थे, जैसे पुलिस अभिरक्षा में स्त्रियों के साथ बलात्कार, दहेज के लिए हत्या और लोकप्रिय माध्यमों में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व में असमानता। तो इस तरह से ये मुद्दे भी ने उभर कर आए। 1980 के दशक में नए कानून सुधार का विशेष मुद्दा बन गया कि कानूनों में सुधार किया जाना चाहिए। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और जिसमें कि लैंगिक अन्याय के लिए नए मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले पाठ में देखा था कि गिरता हुआ लैंगिक अनुपात यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आ रही है। इस बच्चों को जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको उनकी संख्या कम हो रही है, उसमें गिरावट आ रही है। तो ये जो है पक्षपात पूर्ण रवैया जो उत्पन्न हो रहा है, ये एक नया मुद्दा है। तो इस समय हमारे सामने क्या मेन प्रॉब्लम है कि सामाजिक परिवर्तन तो सदा से ही स्थायी रहा है, कि परिवर्तन सदा से होता आया है। लड़ाई तो बार बार लड़नी ही होगी औरतों के प्रति जो व्यवहार है उसके लिए, लेकिन ये जो संघर्ष है ये लंबा चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नारी आंदोलनों में जो भी परिवर्तन किए गए, जो भी नए अधिकार उनको मिले हैं, अब उन अधिकारों की रक्षा करना भी जो है मेन मुद्दा बन गया है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसको आपने शॉर्टकट में लिखना है। ये है आपका टॉपिक, स्त्रियों की समानता और अधिकारों में संघर्ष। ये हमने किया। पुरुष और स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक नहीं, सामाजिक है। समाज सुधारक कौन है जिन्होंने स्त्रियों के सुधारने में योगदान दिया और उनकी प्रेरणा क्या थी? आधुनिक पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्श और अतीत की लोकतांत्रिक परंपराएं। समाज सुधारकों के उदाहरण क्या हैं? राजा राम मोहन राय के उदाहरण हैं कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, सती प्रथा का मुद्दा उठाया। एमजी राणा डे द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उन्होंने विधवाओं के साथ निंदनीय व्यवहार का विरोध किया। जोसेफ बटलर की कृतियां जो थी उनका उपयोग किया और उन्होंने भी खुद 2 पुस्तकें लिखी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सत्य की खोज के बारे में उन्होंने बल दिया। स्त्रियों और अछूतों की सहायता का प्रयत्न किया। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में को सुधारने का प्रयत्न किया। लड़कियों की शिक्षा के ऊपर उन्होंने जोर दिया, लेकिन उसका अलग पाठ्यक्रम घोषित कर दिया। आर्य समाज के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए समर्थन किया। स्त्रियों का क्या योगदान है? ताराभाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के बारे में बताया गया है। बेगम रुकैया सुखावत हुसैन ने सुल्ताना ड्रीम्स लिखी और उसके बात बताई गई है, यानी कि सुल्ताना का क्या सपना था। नारी संगठन का क्या योगदान है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही अखिल भारतीय स्थानीय स्तर पर
राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए। फिर 1931 में जो कराची का अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस ने महिलाओं के पक्ष में ये सूचनाएं दी। 1970 के टाइम पे कौन कौन से मुद्दे उठे और 1980 में इनको सुधारने का मुद्दा था। 21वीं सदी में अब नए मुद्दे हैं लैंगिक असमानता, यानी कि जो स्त्री पुरुष अनुपात है उसमें गिरावट। तो अब हमारे आगे सबसे मेन मुद्दा क्या है कि जो अधिकार दिए गए, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, उन अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए हमें लड़ना होगा। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।